सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ाई करेंगे गणित की, जिसमें सबसे पहले क्लास 6 में समझेंगे त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त के बारे में। उसके बाद क्लास 7 में त्रिभुजों की सर्वांग समता का SAS प्रतिबंध चैप्टर का अध्ययन करेंगे। फिर क्लास 8 में सीखेंगे घन और घनमूल भाग 4 के बारे में। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि दक्षिण अफ्रीका में प्रिटोरिया नामक जगह पर जाते वक्त गोरे लोगों ने यानी कि अंग्रेजों ने ट्रेन में अव्वल दर्जे में बापू को सफर नहीं करने दिया। उनको तो घोड़ा गाड़ी के अंदर भी नहीं बैठने दिया। बापू ने होटल में भी पीछे जाकर के खाना खाया था। बापू यह सब काले गोरे का भेद एक अन्याय की तरह मानते थे। प्रिटोरिया में मोहनदास का परिचय जाने माने हिंदुस्तानी व्यापारियों से होने लगा था। उन्होंने सभी भारतीय लोगों से मिलने की इच्छा जाहिर की। एक व्यापारी के घर हिंदुस्तानियों की सभा बुलाई गई। कई लोग आए। मोहनदास ने पहली बार ठीक से भाषण दिया, जिसके बाद बहुत से लोगों से बातचीत हुई। इस सभा में यह तय हुआ कि कुछ अनपढ़ लोग मोहनदास से अंग्रेजी सीखेंगे। ये कक्षाएं 8 महीने चली। मोहनदास का जीवन सामाजिक बनने लगा। दादा अब्दुल्ला के जिस मुकदमे में मदद देने वे आए थे वो भी चल रहा था। अनुभवी वकीलों के साथ काम करने से मोहनदास को वकालत समझ आने लगी। दोनों पक्षों में रिश्तेदारी थी। मोहनदास ने उन्हें समझाया कि अदालत में मामला चलता रहा तो जीतने वाले को भी बहुत लाभ नहीं होगा। उन्होंने सुझाया कि दोनों पक्ष अपने भरोसे के लोगों को पंच बना ले और फिर उनका किया समझौता मान ले। पंचों ने फैसला दादा अब्दुल्ला के पक्ष में किया, लेकिन मोहनदास ने उन्हें मनाया कि वे अपने रिश्तेदार को खूब सारा समय दें नुकसान की भरपाई के लिए, ताकि उसके व्यापार का दिवाला न निकल जाए। और फिर इस समझौते से दोनों पक्षों को सम्मान मिला। रिश्तेदारों में आपसी प्यार लौट आया। काम पूरा हो गया था। अब मोहनदास को स्वदेश लौटना था। दादा अब्दुल्ला अब उन्हें बहुत चाहने लगे थे। उन्होंने मोहनदास के सम्मान में एक सामूहिक भोज रखा। उस समय दक्षिण अफ्रीका में हिंदुस्तानियों के खिलाफ एक नया कानून आने वाला था। कुछ लोगों ने अब्दुल्ला सेठ से कहा कि आप गांधी भाई को रोक लीजिए, वो जैसे कहेंगे हम वैसे इस कानून से लड़ेंगे।
और फिर देखते ही देखते भोजन सभा एकदम से आंदोलन के कार्यालय में बदल गई। गांधी भाई 1 महीने ही नहीं, 1 साल के लिए नेटाल राज्य में रुक गए। उन्हें 20 व्यापारियों ने मिलकर पेशगी रकम दी और अपना वकील नियुक्त किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तर्ज पर मोहनदास ने नेटाल इंडियन कांग्रेस का गठन सन 1894 में किया। हिंदुस्तानियों को कई जुल्म सहने पड़ते थे। रात को बिना पहचान पत्र वो बाहर नहीं निकल सकते थे और चुनाव में भी ज्यादातर भारतीय वोट नहीं डाल सकते थे। पर सबसे बुरे हाल तो अनपढ़ मजदूरों के थे। उनके गोरे मालिक उन्हें गुलामों की तरह रखते थे, जब चाहे पीट देते थे और उन पर नए कर भी लगाए जाते थे। ये मजदूर सन 1860 के बाद तमिलनाडु, आंध्रा और बिहार जैसे राज्यों से गन्ने की खेती के लिए आए थे। इनसे अग्रीमेंट यानी इकरारनामा होता था, इसीलिए ये गिरमिटिया कहलाने लगे। गांधी भाई का नाम सुनकर बाला सुंदरम नाम का एक मजदूर मोहनदास से मदद मांगने के लिए आ गया। उसके गोरे मालिक ने उसे बुरी तरह पीट दिया था और उसके 2 दांत तोड़ दिए थे। उसका इलाज कराकर मोहनदास उसे एक मजिस्ट्रेट के पास ले गए। उसकी मुक्ति हुई। गांधी भाई गिरमिटिया मजदूरों के नेता हो गए। अब मोहनदास की कांग्रेस के साथ तरह तरह के हिंदुस्तानी आ गए थे। अमीर और गरीब, हर धर्म के लोग, मुस्लिम, पारसी, हिंदू, ईसाई और तरह तरह की जुबानें, गुजराती, तमिल, भोजपुरी, तेलुगु, उर्दू और अंग्रेजी भी। क्योंकि अब मोहनदास की दोस्ती कुछ गोरों के साथ भी होने लगी थी। उनका सौम्य और संकोची व्यवहार लोगों का मन जीत लेता था। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अन्याय के खिलाफ और कौन कौन से काम किए। आज हम सीखेंगे ज्यामिति की निम्नलिखित अवधारणाएं। हम अपने चारों ओर अलग अलग प्रकार की आकृतियां देखते हैं। इनमें से कुछ है साइकिल के पहिए, कंप्यूटर की स्क्रीन, फोटो की फ्रेम, पताका झंडा, पतंग और कई सारी। ज्यामिति की समझ से हम वस्तुओं की आकृतियां बना सकते हैं। ऐसी आकृतियां अक्सर त्रिभुज यानी ट्रायंगल, चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलैटरल, वृत्त यानी सर्किल इत्यादि के उपयोग से बनाई जाती हैं। तो चलिए इन आकृतियों को समझें। पहले हम जानेंगे त्रिभुज। त्रिभुज इस शब्द को तोड़कर हमें त्रि और भुज यह शब्द प्राप्त होते हैं। इन शब्दों से हम त्रिभुज का अर्थ लगा सकते हैं। त्रि यानी 3 और भुज यानी भुजाएं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऐसा बहुभुज जो 3 भुजाओं से बना हो एक त्रिभुज कहलाता है। यह सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज है। त्रिभुज बनाने के लिए हम कागज पर 3 बिंदु यानी पॉइंट्स लेते हैं। जैसे यहाँ हम लेंगे बिंदु A, B और C। बिंदु लेते समय हम ध्यान रखते हैं कि तीनों बिंदु एक रेखा में न आए। फिर हम इन बिंदुओं को रेखाखंडों के उपयोग से जोड़ देते हैं। यह बन गया एक त्रिभुज। हमने बहुभुज को कैसे नाम दिया जाता है यह सीखा है। तो क्या आप इस त्रिभुज को नाम दे पाएंगे? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। इसका नाम देने के लिए हम किसी एक बिंदु से शुरुआत कर परिसीमा पर किसी एक दिशा में आगे बढ़ते हैं और आने वाले बिंदुओं को एक के बाद एक लिखते जाते हैं जब तक कि हम प्रारंभिक बिंदु पर न पहुंच जाए। अक्षरों को क्रम से लिखते हैं, जैसे ABC या ACB। और त्रिभुज का नाम दर्शाने के लिए इन अक्षरों के पहले त्रिभुज का चिन्ह बनाते हैं। इस तरह से इस त्रिभुज को हम त्रिभुज ABC या त्रिभुज ACB पढ़ सकते हैं। चूँकि नाम देने के लिए हम किसी भी बिंदु से शुरुआत कर सकते हैं, इसलिए इस त्रिभुज का नाम त्रिभुज BCA, त्रिभुज BAC, त्रिभुज CAB, त्रिभुज CBA इस प्रकार भी दे सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। जैसे यहाँ AB, BC और CA ये 3 भुजाएं यानी आर्म्स या साइड्स है। और 3 कोण यानी एंगल्स होते हैं। जैसे यहाँ कोण ABC, कोण BCA,
और कोण CAB ये 3 कोण हैं। त्रिभुज के परिसीमा के अंदर का भाग त्रिभुज का अभ्यंतर यानी इंटीरियर कहलाता है और त्रिभुज के बाहर का भाग त्रिभुज का बहिर्भाग यानी एक्सटीरियर कहलाता है। हमारे जीवन में हमें अलग अलग प्रकार के त्रिभुज देखने मिलते हैं। अपने आसपास देखकर पता कीजिए कि कौन कौन सी चीजों में आपको त्रिभुज दिखाई देता है। अब चलिए जानते हैं चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला एक बहुभुज है। हमारे जीवन में हम कई स्थितियों में चतुर्भुज देखते हैं, जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन, टेबल, पतंग इत्यादि। किसी भी चतुर्भुज में 4 भुजाएं और 4 कोण होते हैं। जैसे यहाँ चतुर्भुज की 4 भुजाएं हैं AB, BC, CD, DA और 4 कोण हैं कोण A, कोण B, कोण C और कोण D। क्या आप बता सकते हैं हम चतुर्भुज का नाम कैसे लिखेंगे? सोचिए। बिल्कुल सही, इसका नाम हम अलग अलग प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज BCDA, चतुर्भुज ADCB, चतुर्भुज DCBA इत्यादि। अगर चतुर्भुज के किन्हीं 2 भुजाओं में एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो तो ऐसी भुजाएं आसन्न भुजाएं यानी एडजेसेंट साइड्स कहलाती है, जैसे AB और BC, BC और CD, CD और DA, DA और AB। इसी तरह चतुर्भुज में किन्हीं 2 भुजाओं में कोई भी शीर्ष उभयनिष्ठ न हो तो ऐसी भुजाएं कहलाती है सम्मुख भुजाएं यानी ऑपोजिट साइड्स, जैसे AB और CD या BC और DA। इसी प्रकार अगर चतुर्भुज के किन्हीं 2 कोणों में एक भुजा उभयनिष्ठ हो तो ऐसे कोण आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं, जैसे कोण A और कोण B, कोण B और कोण C, कोण C और कोण D या कोण D और कोण A। लेकिन अगर चतुर्भुज के 2 कोणों में कोई भी भुजा उभयनिष्ठ न हो तो ऐसे कोण सम्मुख कोण यानी ऑपोजिट एंगल्स कहलाते हैं, जैसे कोण A और कोण C या कोण B और कोण D। इसी तरह चतुर्भुज के परिसीमा के अंदर का भाग अभ्यंतर और बाहर का भाग बहिर्भाग कहलाता है। तो आज हमने सीखा ज्यामिति की निम्नलिखित अवधारणाएं। आज हम सीखेंगे वृत्त क्या है। चलिए एक गतिविधि करें। हम एक पेंसिल लेंगे और इसे धागे से बांध लेंगे। धागे का दूसरा सिरा कागज पर एक स्थान पर निश्चित कर और धागे को खींचा हुआ रखकर अगर हम पेंसिल से आकृति बनाएं तो हमें एक वृत्त यानी सर्कल प्राप्त होगा। चूंकि हमने धागे की लंबाई समान रखी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वृत्त के सभी बिंदु इस निश्चित बिंदु से बराबर दूरी पर होते हैं। वृत्त के कुछ और उदाहरण हैं सिक्का, पहिया, रोटी, चूड़ी इत्यादि। अपने आसपास देखकर क्या आप वृत्त के कुछ और उदाहरण दे सकते हैं? प्रयास कीजिए। वृत्त एक बंद वक्र है जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु से बराबर दूरी पर होता है। निश्चित बिंदु कहलाता है केंद्र यानी सेंटर। दी आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है। ध्यान रहे किसी भी वृत्त को हम उसके केंद्र से पहचानते हैं। केंद्र से वक्र के किसी बिंदु तक की दूरी कहलाती है त्रिज्या यानी रेडियस। या हम कह सकते हैं कि केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से जोड़ने वाला रेखाखंड त्रिज्या है। जैसे दी आकृति में रेखाखंड OA केंद्र O और वृत्त पर स्थित बिंदु A को जोड़ रहा है, इसलिए वृत्त की एक त्रिज्या है। अगर हम वक्र पर कुछ और बिंदु लेते हैं जैसे B, C, D, तो ये सभी बिंदु O से उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पर O से A है। यानी कि हम कह सकते हैं कि OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD है। इसलिए हम कहते हैं कि वृत्त के वक्र पर प्रत्येक बिंदु केंद्र से बराबर दूरी पर होता है। यहाँ एक और खास बात है। यहाँ हम देखते हैं कि A, O और D तीनों एक ही रेखा में हैं। या हम कहेंगे कि रेखाखंड AD वृत्त के केंद्र O से होकर जा रहा है। ऐसा रेखाखंड एक व्यास यानी डायमीटर कहलाता है। किसी भी वृत्त का व्यास त्रिज्या के 2 गुना होता है। इसी के साथ अगर हम वृत्त के किन्हीं भी 2 बिंदुओं को जोड़ते हैं
तो इनसे बनने वाला रेखाखंड वृत्त की एक जिवा यानी कॉर्ड कहलाती है। जैसे यहाँ AC, AB, BC, BD इत्यादि सभी रेखाखंड जिवा है। चूंकि व्यास वृत्त के दो बिंदुओं को जोड़ता है, इसलिए यह भी एक जिवा है। अब वृत्त के A से लेकर B तक के भाग को देखिए। वृत्त के किसी भाग को हम उसका चाप यानी आर्क कहते हैं। जैसे दर्शाया गया भाग है चाप AB, जिसे हम इस प्रकार व्यक्त करते हैं। अगर हम AB को सरल मार्ग से जोड़े तो बनने वाला रेखाखंड AB और चाप AB मिलकर वृत्त का वृत्तखंड यानी सेगमेंट ऑफ सर्कल बनाते हैं। यानी कि वृत्त की एक जिवा और संगत चाप से बनने वाला भाग वृत्तखंड कहलाता है। लेकिन अगर हम A और B को केंद्र O से जोड़े तो त्रिज्या OA, OB और चाप AB से त्रिज्याखंड यानी सेक्टर बनता है। इस तरह से किन्हीं दो त्रिज्याओं और संगत चाप से बनने वाला वृत्त का भाग कहलाता है त्रिज्याखंड। अगर हम देखें तो व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। इनमें से प्रत्येक भाग कहलाता है अर्धवृत्त यानी सेमी सर्किल। इस तरह से यहाँ ABD एक अर्धवृत्त है। अगर हम बिंदु A से शुरुआत कर वृत्त पर चलते हैं तो कुछ दूरी तय करने के बाद फिर से उसी बिंदु पर आते हैं। वृत्त के परिसीमा यानी बाउंड्री पर चली गई दूरी वृत्त की परिधि यानी सर्कमफ्रेंस कहलाती है। तो आज हमने सीखा वृत्त। आज हम देखेंगे चतुर्भुज और वृत्त के उदाहरण। चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलैटरल EFGH बनाकर ज्ञात कीजिए आसन्न भुजाओं यानी एडजेसेंट साइड्स के सभी युग्म, सम्मुख भुजाओं यानी ऑपोजिट साइड्स के सभी युग्म, सम्मुख कोणों यानी ऑपोजिट एंगल्स के सभी युग्म और आसन्न कोणों यानी एडजेसेंट एंगल्स के सभी युग्म। सबसे पहले हम चतुर्भुज EFGH बनाएंगे। इसके लिए हम कागज पर 4 बिंदु इस प्रकार लेंगे जिससे कि किन्हीं 3 बिंदु एक रेखा में नहीं आए। यदि वे एक रेखा में आते हैं तो इससे एक चतुर्भुज नहीं बनता। अब हम किसी एक दिशा में चलते हुए इन बिंदुओं को क्रमशः EFGH नाम देंगे। अब हम इन 4 बिंदुओं को सीधे मार्ग से जोड़कर चतुर्भुज EFGH बना लेंगे। चलिए आसन्न भुजाओं के युग्म पता करें। अगर चतुर्भुज के किन्हीं 2 भुजाओं में एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो तो ऐसी भुजाएं आसन्न भुजाएं कहलाती है। चतुर्भुज EFGH में आसन्न भुजाएं हैं रेखाखंड EF और FG, FG और GH, GH और HE, HE और EF। अब चलिए पता करें सम्मुख भुजाओं के सभी युग्म। चतुर्भुज की किन्हीं 2 भुजाओं में कोई भी शीर्ष उभयनिष्ठ न हो तो ऐसी भुजाएं सम्मुख भुजाएं कहलाती है। चतुर्भुज EFGH में सम्मुख भुजाएं हैं EF और GH, FG और HE। इसी प्रकार हम सम्मुख कोणों के सभी युग्म भी पता कर सकते हैं। चतुर्भुज के 2 कोणों में कोई भी भुजा उभयनिष्ठ न हो तो ऐसे कोण सम्मुख कोण कहलाते हैं। जैसे कोण E और कोण G या कोण F और कोण H। अगर आसन्न कोणों के सभी युग्म पता करने हो तो यह जानना जरूरी है कि अगर चतुर्भुज के किन्हीं 2 कोणों में एक भुजा उभयनिष्ठ हो तो ऐसे कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। जैसे कोण E और कोण F, कोण F और कोण G और कोण H या कोण H और कोण E। अगला उदाहरण, नीचे दर्शाई गई आकृति के उपयोग से ज्ञात कीजिए व्यास यानी डायमीटर, त्रिज्या यानी रेडियस, जिवा यानी कॉर्ड, छायांकित त्रिज्याखंड यानी सेक्टर और छायांकित वृत्तखंड यानी सेगमेंट ऑफ सर्किल। हमें पता है कि ऐसा रेखाखंड जो केंद्र से होकर वृत्त यानी सर्कल पर स्थित 2 बिंदुओं को जोड़ता है और वृत्त के दोनों समान भाग करता है उसे व्यास कहते हैं। इस वृत्त में QR व्यास है। त्रिज्या मतलब ऐसा रेखाखंड जो वृत्त पर स्थित बिंदु को उसके केंद्र से जोड़ता है। दिए वृत्त में कुल 4 त्रिज्याएं हैं। क्या आप बता सकते हैं वे कौन सी है? सोचिए।
बिल्कुल सही। यहाँ त्रिज्याएं हैं OQ, OR, OP और OS। वृत्त पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को जिवा कहते हैं। इस वृत्त में रेखाखंड VT और QR जिवा है। क्या आप बता सकते हैं क्यों QR एक जिवा है जबकि यह एक व्यास है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, क्योंकि व्यास भी वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड है। लेकिन अगर हम देखें तो QR सबसे बड़ी जिवा है। इसी के साथ हम कह सकते हैं कि वृत्त में व्यास सबसे बड़ी जिवा है। त्रिज्याखंड किन्हीं भी दो त्रिज्याएं और संगत चाप से बनने वाला वृत्त का भाग कहलाता है। दिए वृत्त में त्रिज्या OS, OP और चाप SP से बनने वाला भाग त्रिज्याखंड है। वृत्तखंड वृत्त की एक जिवा और संगत चाप से बनने वाला वृत्त का भाग है। दिए वृत्त में जिवा VT और चाप VT से बनने वाला भाग एक वृत्तखंड है। आज हमने देखे चतुर्भुज और वृत्त के उदाहरण। नए आइडियाज और इनोवेशन को आगे बढ़ाने का दुनिया का सबसे बड़ा मंच है इंस्पायर अवार्ड्स मानक, जहां कक्षा 6 से 10 तक के छात्र साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित अपने आइडियाज और इनोवेशन को देश दुनिया तक पहुंचाने का मौका पा सकते हैं। स्कूल के माध्यम से जल्द अपने आइडिया को इंस्पायर अवार्ड मानक के वेब पोर्टल पर जमा करवाएं और अपने इनोवेटिव यात्रा की शुरुआत करें। ये करेगा आपके सपनों को साकार और एक नए नवसर्जक भारत का निर्माण। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो। ज्यादा जानकारी के लिए www.inspireawards-bst.gov.in पर जाएं। आज हम सीखेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता का SAS प्रतिबंध। आपको याद ही होगा कि जब एक आकृति को दूसरी आकृति पर रखने से वे एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेती है, तब दोनों का आकार एवं माप बराबर होते हैं। हम कहते हैं कि दोनों आकृतियां सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंट है। पिछले वीडियो में हमने त्रिभुजों की SSS सर्वांग समता को समझा। अब हम SAS सर्वांग समता को समझेंगे। मान लीजिए हमें त्रिभुज ABC बनाना है। अगर आपको भुजा AB की लंबाई 6 सेंटीमीटर दी हो, तो क्या सिर्फ एक भुजा की लंबाई से आप एक अद्वितीय यानी यूनिक त्रिभुज ABC का निर्माण कर पाएंगे? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यहाँ हम अलग अलग प्रकार से त्रिभुज ABC बना सकते हैं, लेकिन हमें एक अद्वितीय त्रिभुज नहीं मिलता। जरा सोचिए, अगर आपको AB की लंबाई 6 सेंटीमीटर दी है और साथ ही साथ कोण ABC की माप 35 डिग्री दी है, तो क्या अब हम एक अद्वितीय त्रिभुज का निर्माण कर पाएंगे? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। दी हुई मापों के आधार पर हम त्रिभुज ABC का निर्माण इस प्रकार कर सकते हैं। अतः इस स्थिति में भी त्रिभुज ABC को अलग अलग प्रकार से बनाया जा सकता है, यानी कि हमें एक अद्वितीय त्रिभुज प्राप्त नहीं होगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शीर्ष यानी वर्टेक्स C का स्थान निश्चित नहीं है, यानी कि त्रिभुज ABC की रचना करने के लिए पर्याप्त सूचना नहीं दी हुई है। लेकिन अगर हमें दो भुजाएं और उनके बीच के कोण की माप ज्ञात हो, तो हम एक अद्वितीय त्रिभुज जरूर बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण ABC बराबर 35 डिग्री और BC बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है। इस स्थिति में हम पहले 6 सेंटीमीटर लंबाई वाला रेखाखंड AB खींचेंगे। फिर हम चांदे के उपयोग से कोण ABC बनाएंगे, जिसका माप 35 डिग्री है। प्राप्त किरण पर बिंदु C का स्थान ज्ञात करने के लिए हम प्रकार में 5 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे और नुकीला सिरा B पर रखकर किरण को काटता चाप खींचेंगे। चाप और किरण के प्रतिच्छेद से हमें बिंदु C प्राप्त होगा।
हम बिंदु ए और सी को जोड़कर त्रिभुज एबीसी बना लेंगे। चाहे हम कितनी भी बार दिए मापों से त्रिभुज एबीसी बनाएंगे, तो हर एक स्थिति में हमें सर्वांग सम त्रिभुज यानी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स प्राप्त होंगे। इस समझ का प्रयोग हम सर्वांग सम त्रिभुजों की जांच के लिए करते हैं। यदि एक सुमेलन के अंतर्गत पहले त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की संगत यानी करस्पॉन्डिंग दो भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर हो, तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। सर्वांग समता के इस प्रतिबंध को भुजा कोण भुजा सर्वांग समता यानी कि साइड एंगल साइड सर्वांग समता कहा जाता है, जिसे संक्षेप में SAS सर्वांग समता कहते हैं। जैसे यहाँ दो त्रिभुज दिए हैं। त्रिभुज ABC में भुजा AC बराबर 5.8 सेंटीमीटर, भुजा AB बराबर 2.5 सेंटीमीटर और इनके बीच बना कोण BAC बराबर 110 डिग्री है। इसी तरह त्रिभुज MNO में भुजा MO बराबर 5.8 सेंटीमीटर है, भुजा MN बराबर 2.5 सेंटीमीटर है और इनके बीच बना कोण NMO बराबर 110 डिग्री है। चूंकि यहाँ त्रिभुज ABC की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज MNO की संगत दो भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। अगर हम इनमें से किसी एक को दूसरे पर रखेंगे और समायोजित करेंगे, तो हम देखते हैं कि वे एक दूसरे को पूरी तरह से ढकते हैं। इससे यह सत्यापित होता है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज MNO सर्वांग सम है। अब इन दो त्रिभुजों को देखिए। त्रिभुज ABC में भुजा AC बराबर 5.8 सेंटीमीटर, भुजा AB बराबर 2.5 सेंटीमीटर और इनके बीच बना कोण BAC बराबर 110 डिग्री है। त्रिभुज PQR में भुजा PQ बराबर 5.8 सेंटीमीटर, भुजा PR बराबर 2.5 सेंटीमीटर और कोण PRQ बराबर 110 डिग्री है। लेकिन फिर भी ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नहीं है। क्या आप इसका कारण बता पाएंगे? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ कोण PRQ भुजा PQ और PR के बीच का कोण नहीं है, जिससे हमें पता चलता है कि दोनों त्रिभुजों में संगत कोणों के माप बराबर नहीं है। दो त्रिभुजों में सर्वांग समता के लिए पहले दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स एवं संगत कोण यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होने चाहिए। चूंकि यहाँ संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नहीं है। अब आपको SAS सर्वांग समता की समझ बन गई होगी। आज हमने सीखा त्रिभुजों की सर्वांग समता का SAS प्रतिबंध। आज हम देखेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता के SAS प्रतिबंध से संबंधित कुछ मजेदार उदाहरण। त्रिभुज ABC में रेखाखंड AO रेखाखंड BC पर लंब समद्विय भाजक यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो क्या भुजा AB भुजा AC के बराबर है? ऐसे सवालों को हल करने के लिए एक रफ आकृति बनाना हमेशा सहायक सिद्ध होता है। यहाँ हमें दिया गया है कि रेखाखंड AO रेखाखंड BC पर लंब समद्विय भाजक है। क्या आप बता सकते हैं इसका क्या अर्थ है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। इसका अर्थ है रेखाखंड AO रेखाखंड BC के साथ समकोण बनाता है तथा यह BC को दो बराबर भागों में बांटता है। इस तरह से यहाँ O BC का मध्य बिंदु है। इस जानकारी के आधार पर हम त्रिभुज ABC की रफ आकृति इस प्रकार बना सकते हैं। त्रिभुज ABO
और त्रिभुज ACO में हम देखते हैं कि OB बराबर OC है क्योंकि O भुजा BC का मध्य बिंदु है। AO बराबर AO है क्योंकि यह दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ यानी कॉमन भुजा है। और कोण AOB बराबर कोण AOC बराबर 90 डिग्री है क्योंकि रेखाखंड OA भुजा BC पर लंब है। इसलिए यहाँ हम सुमेलन लिख सकते हैं। इसलिए सर्वांग समता के SAS प्रतिबंध के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABO त्रिभुज ACO से सर्वांग सम है। चूंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग भी सर्वांग सम होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ AB बराबर AC है। क्या आप सभी संगत भुजाएं एवं कोण लिख पाएंगे? स्वयं प्रयास कीजिए। अगला उदाहरण, नीचे दी हुई आकृति को देखकर ज्ञात कीजिए कि त्रिभुज ADC त्रिभुज CBA से सर्वांग सम है या नहीं। यहाँ हम देखते हैं कि त्रिभुज ADC और त्रिभुज CBA में CD बराबर AB है, AC बराबर AC है क्योंकि AC उभयनिष्ठ भुजा है और कोण ACD बराबर कोण CAB है। आप देख सकते हैं कि यहाँ त्रिभुज ADC की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण त्रिभुज CBA की संगत दो भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर है। इसलिए SAS सर्वांग समता के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। यहाँ सुमेलन इस प्रकार है। इसलिए यहाँ त्रिभुज ADC त्रिभुज CBA से सर्वांग सम है। तो आज हमने देखे त्रिभुजों की सर्वांग समता के SAS प्रतिबंध से संबंधित कुछ मजेदार उदाहरण। आज हम देखेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता के SAS प्रतिबंध से संबंधित मिथ्या धारणाएं और एक गलती। मिथ्या धारणा 1, त्रिभुजों के दर्शाए गए युग्मों यानी पेयर्स में से कौन सा युग्म SAS सर्वांग समता प्रतिबंध के अंतर्गत सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंट है। कुछ बच्चों को SAS प्रतिबंध की सही समझ नहीं बन पाती। बच्चे देखते हैं कि पहली आकृति के दोनों त्रिभुजों में दो भुजाएं बराबर है एवं एक कोण बराबर है। इसी तरह दूसरी आकृति में भी दो भुजाएं और एक कोण बराबर है। इसलिए सोचते हैं कि दोनों आकृतियों में दर्शाए त्रिभुज SAS प्रतिबंध के अंतर्गत सर्वांग सम है। इसलिए वे ऑप्शन 2 का चयन करते हैं, लेकिन यह गलत जवाब है। ध्यान रहे, दोनों त्रिभुजों में दो संगत भुजाएं यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होनी चाहिए और साथ में उनके बीच का कोण भी बराबर होना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि वे दो त्रिभुज सर्वांग सम है। पहली आकृति में संगत भुजाएं बराबर है, लेकिन उनके बीच के कोण के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। इस आकृति में कोण B और कोण Y बराबर है, लेकिन वे दो संगत भुजाओं के बीच वाले कोण नहीं हैं। इसलिए यहाँ SAS प्रतिबंध का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि पहली आकृति में दर्शाए दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं। दूसरी आकृति में दर्शाए त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं एवं उनके बीच का कोण बराबर है। इसलिए ये दोनों त्रिभुज SAS प्रतिबंध के अंतर्गत सर्वांग सम है। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 1। मिथ्या धारणा 2, दर्शाए गए त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में AB बराबर PR, BC बराबर PQ और कोण B बराबर कोण P है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे यह देखते हैं कि दोनों त्रिभुजों में संगत भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर है। इसलिए वे यह तो सही रूप से समझते हैं कि दिए त्रिभुज SAS सर्वांग समता प्रतिबंध से सर्वांग सम है, लेकिन वे इन त्रिभुजों के नाम सर्वांग समता के चिन्ह के साथ
सही प्रकार से नहीं लिखते। बच्चों को अंग्रेजी के अक्षरों के क्रम में त्रिभुज का नाम लिखना सरल लगता है, इसलिए वे इन दोनों त्रिभुजों की सर्वांग समता इस प्रकार लिखकर दर्शाते हैं, लेकिन यह एक गलत जवाब है। यहाँ बच्चों ने सुमेलन का ध्यान नहीं रखा है, इसलिए ऑप्शन 1 गलत जवाब है। सही समझ यह है कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिर्फ उस स्थिति में होंगे जब शीर्ष B शीर्ष P पर, शीर्ष A शीर्ष R पर और शीर्ष C शीर्ष Q पर आएगा। जैसे प्रश्न में दिया है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में AB बराबर PR, BC बराबर PQ और कोण B बराबर कोण P है, उससे ये सुमेलन स्थापित किया जा सकता है। B सुमेलन है P से, A सुमेलन है R से और C सुमेलन है Q से। त्रिभुजों की सर्वांग समता का संबंध सुमेलन को ध्यान में रखकर दर्शाया जाता है। जैसे यहाँ हम लिख सकते हैं, त्रिभुज CAB त्रिभुज QRP से सर्वांग सम है, इसलिए यहाँ सही जवाब है ऑप्शन 2। सुमेलन को ध्यान में रखकर हम सर्वांग समता का संबंध त्रिभुज BAC त्रिभुज PRQ से सर्वांग सम है, त्रिभुज ABC त्रिभुज RPQ से सर्वांग सम है, त्रिभुज BCA त्रिभुज PQR से सर्वांग सम है, या अन्य प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब चलिए एक गलती देखते हैं। अगर बच्चों को पूछा जाए कि नीचे दिए त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं, तो बच्चे यह देखते हैं कि दोनों त्रिभुज एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए वे जवाब देते हैं हाँ, लेकिन ऐसा करना गलत है। ज्यामिति में किसी अवधारणा को मान्यता के आधार पर नहीं, बल्कि सही तथ्यों के आधार पर स्पष्ट किया जाता है। यहाँ दो त्रिभुज एक जैसे जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वे सर्वांग सम है, यह स्पष्ट करने के लिए हमारे पास कोई उचित तथ्य नहीं है। इसलिए हम यहाँ कह नहीं सकते कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं। हाँ, अगर यहाँ हमें दिया होता कि दोनों त्रिभुजों में संगत भुजाएं एवं उनके बीच का कोण बराबर है, तब हम SAS प्रतिबंध के अंतर्गत यह कह सकते थे कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। इसलिए ध्यान रहे, ज्यामिति में हमेशा तर्क का उपयोग करें, मान्यता या धारणा का नहीं। तो आज हमने देखी त्रिभुजों की सर्वांग समता के SAS प्रतिबंध से संबंधित मिथ्या धारणाएं और एक गलती। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार।
नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम घन और घनमूल भाग 4 के बारे में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले ऋणात्मक पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल निकालना सीखेंगे। इसके बाद हम परिमेय संख्याओं का घनमूल प्राप्त करना सीखेंगे और अंतिम में हम यह भी सीखेंगे कि किस प्रकार दशमलव संख्याओं का घनमूल प्राप्त किया जाता है। तो आइए आज का पाठ्यक्रम शुरू करते हैं। अपने पिछले वीडियो में आकलन द्वारा घनमूल में मैंने आपको एक सवाल दिया था। वह यह था कि 7,78,688 का आकलन कर यह बताइए कि घनमूल कितना होगा। तो अगर आपका उत्तर 92 है तो आप बिल्कुल सही हैं। आइए अब हम ऋणात्मक पूर्ण घन संख्या का घनमूल प्राप्त करना सीखें। जैसा कि आप जानते हैं कि शून्य से छोटे वाले पूर्णांकों को हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। इन पूर्णांकों के अगर हम 3 बार गुना करें तो जो हमें संख्या ज्ञात होती है उस संख्या को हम उस पूर्णांक का घन संख्या कहेंगे। इसी के प्रतिलोम वह ऋणात्मक पूर्ण संख्या जिसे कि हमने 3 बार गुना कर घन संख्या प्राप्त किया है उसे हम प्राप्त घन संख्या का घनमूल कहेंगे। -64 का घनमूल -4 होता है। जैसा कि हम जानते हैं 4 को 3 बार गुना करने से हमें 64 ज्ञात होता है। ठीक इसी प्रकार -4 को 3 बार गुना करने से हमें -64 ज्ञात होता है। तो ऐसे ऋणात्मक पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल किस प्रकार ज्ञात करते हैं, आइए हम यह देखते हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे -512 का घनमूल ज्ञात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम घनमूल के अंदर -1 को 512 से अलग गुना कर लिख लेंगे। इसके बाद जैसा कि यहाँ पर गुणन है तो हम गुना करने के लिए दोनों ही घनमूल को अलग अलग लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम -1 का घनमूल लिखेंगे और इसका गुना हम करेंगे 512 के घनमूल से। तो 512 का घनमूल इस प्रकार हम लिख लेंगे। अब जैसा कि हम जानते हैं -1 का घनमूल होता है -1, तो हम -1 लिख लेंगे। अब जैसा कि यहाँ पर गुना का चिन्ह है तो हम गुना का चिन्ह देंगे और इसके बाद 512 का घनमूल निकालेंगे। तो 512 का घनमूल हम जानते हैं कि 8 होता है, तो इसके जगह हम 8 लिखेंगे। अब -1 गुना 8 कितना होता है? जी हाँ, यह -8 होता है। तो हम कह सकते हैं कि -512 का घनमूल -8 होगा। तो कितने ही आराम से हमने ऋणात्मक पूर्ण घन संख्या का घनमूल निकाल लिया। तो आइए अब हम परिमेय संख्याओं का घनमूल प्राप्त करना सीखें। जैसा कि हम जानते हैं P/Q में दर्शाने जाने वाली संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। इस संख्या में P व Q कोई भी पूर्णांक हो सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण कि Q हमारा कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। जी हाँ, परिमेय संख्या में यह हमेशा याद रखें कि Q हमारा कभी भी शून्य ना हो। तो आइए उदाहरण में हमने 2744/4096 का घनमूल निकालने का सोचा। तो दिए हुए परिमेय संख्याओं के घनमूल ज्ञात करने के लिए हम दिए हुए परिमेय संख्याओं के P व Q दोनों ही संख्याओं का घनमूल एक एक कर निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंडन द्वारा हम सबसे पहले P यानी कि ऊपर वाली संख्या का घनमूल ज्ञात करते हैं। तो ऊपर में हमारी जो संख्या थी वह थी 2744। तो हम प्राकृत संख्याओं के समूह में एक को छोड़कर वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करेंगे जिससे कि हम 2744 का विभाजन कर सके। तो सबसे पहली छोटी संख्या जो होगी वह होगी 2, क्योंकि जो 2744 के इकाई अंक पर है वह है 4। तो यह एक सम संख्या हुआ। तो सम संख्या को हम 2 से विभाजन कर सकते हैं। तो 2744 का विभाजन 2 से करने पर हमें 1372 ज्ञात होगा। ठीक इसी प्रकार 1372 के इकाई अंक पर 2 है, तो हम कह सकते हैं कि यह भी एक सम संख्या है, तो इसका भी विभाजन 2 से हो सकता है। तो 2 से विभाजन करने पर हमें 686 ज्ञात होगा। तो 686 भी एक सम संख्या है, तो फिर से 2 से विभाजन कर हमें 343 ज्ञात होगा। अब आप यह देख सकते हैं कि 343 एक सम संख्या नहीं है, तो हम इसका विभाजन 2 से नहीं कर सकते। तो क्या हम इसका विभाजन 3 से कर सकते हैं? नहीं, हम इसका विभाजन 3 से भी नहीं कर पाएंगे। ठीक इसी प्रकार हम 4 से देखेंगे तो 4 से भी नहीं होता है इसका विभाजन। ठीक इसी प्रकार ना ही 5 से होता है, ना ही 6 से होता है। लेकिन जैसे ही हम 7 पर आते हैं तो 7 से 343 का विभाजन होता है। तो 343 का 7 से विभाजन करने पर हमें 49 ज्ञात होगा। अब 49 का विभाजन भी फिर से 7 से ही होगा। तो फिर से 7 से विभाजन करने पर हमें
7 ज्ञात होगा। अब 7 का विभाजन खुद 7 से ही हो पाएगा और कोई भी दूसरी संख्या से नहीं होगा, तो हम 7 से इसका विभाजन कर हमें 1 ज्ञात होगा। तो अब जो हमारे पास संख्या थी 2744, उसे हम उसके अभाज्य गुणनखंडों द्वारा व्यतीत करेंगे। तो 2744 बराबर हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर 3 बार 2 आया है, तो 2 गुने 2 गुने 2। उसके बाद हम देख सकते हैं कि 3 बार 7 है, तो हम लिख देंगे 7 गुने 7 गुने 7। तो अब 2744 का घनमूल ज्ञात करने के लिए हम अभाज्य गुणनखंडों के 3-3 का समूह बनाएंगे। तो सबसे पहला 3 का समूह हमें 2 का ज्ञात होता है, तो घनमूल में हम इन 3 बार 2 के जगह 1 ही बार 2 लिखेंगे। अब जो अगला समूह बनेगा 3 का, वह बनेगा 7 का, तो इस 3 बार 7 के जगह हम 1 ही बार 7 लिखेंगे। तो हम कह सकते हैं कि 2744 का घनमूल 7 गुने 2 या फिर कहें तो 2 गुना 7 का होगा। तो 2 गुना 7 करने पर हमें 14 ज्ञात होता है। तो हम कह सकते हैं कि 2744 का घनमूल 14 होगा। तो हमें सबसे ऊपर वाली संख्या का तो घनमूल ज्ञात हो गया। अब हमें नीचे वाली संख्या का घनमूल ज्ञात करना है। तो नीचे वाली संख्या का घनमूल ज्ञात करने के लिए हम ठीक उसी प्रकार अभाज्य गुणनखंडन कर हम संख्याओं के गुणन के तौर पे लिख लेंगे। अब संख्या का घनमूल ज्ञात करने के लिए हम दिए गए अभाज्य गुणनखंडों के 3-3 का समूह बनाएंगे। तो पहले 3 2 का बन गया, फिर उसके बाद अगले 3 का, तो फिर से 2 का समूह बन गया, उसके बाद फिर से अगले 3 2 का समूह बन जाएगा और फिर अंतिम 3 2 का समूह फिर से 1 बन गया। तो हमारे पास जो उत्तर ज्ञात होगा वह 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 होगा। तो हमें मालूम है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 करने पर जो उत्तर हमें मिलता है वह 16 है। तो 4096 का घनमूल 16 होगा। तो अब 2744 बटे 4096 का घनमूल हम लिख सकते हैं कि 14 बटे 16 होगा, लेकिन यह इसका सरलतम रूप नहीं है। तो हम इसका सरलतम रूप निकालेंगे। तो सरलतम रूप निकालने के लिए हम ऊपर वाली संख्या व नीचे वाली संख्या दोनों का 2 से विभाजन करेंगे। तो 2 से विभाजन कर हमें 7 बटे 8 ज्ञात होगा और परिमेय संख्या 2744 बटे 4096 का उत्तर 7 बटा 8 होगा। तो यही हमारा परिमेय संख्या का घनमूल हुआ। तो आइए अब हम दशमलव संख्याओं का घनमूल ज्ञात करना सीखें। दशमलव संख्याओं का घनमूल ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले दशमलव संख्या को परिमेय संख्या में बदलेंगे। तो परिमेय संख्या में बदलने वीडियो में मिलते हैं। चलिए बच्चों, अब हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न 1, -125 का क्यूब रूट क्या होगा? ऑप्शंस हैं A 5, B 15, C -5 या D -15। सही उत्तर है ऑप्शन C -5। प्रश्न 2, 27/3375 का क्यूब रूट क्या होगा?
ऑप्शंस हैं ए 3/25, बी 9/15, सी 3/5 या डी 1/5। सही उत्तर है ऑप्शन डी 1/5। प्रश्न 3, 0.343 का क्यूब रूट क्या होगा? ऑप्शंस हैं ए 0.7, बी 0.3, सी 0.9 या डी 0.11। सही उत्तर है ऑप्शन ए 0.7। प्रश्न 4, -4 गुना -4 गुना -4 क्या होगा? ऑप्शंस हैं ए 64, बी -64, सी 32 या डी -32। सही उत्तर है ऑप्शन बी -64। प्रश्न 5, -0.125 का क्यूब रूट क्या होगा? ऑप्शंस हैं ए -1.25, बी -0.25, सी -0.1 या डी -0.5। सही उत्तर है ऑप्शन डी -0.5। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।